फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। हमने अपना पिछले लेक्चर 10 में पढ़ा कि जब दर्पण अवतल हो तो वो वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे निर्माण करेगा, लेकिन उसमें तो हमने 6 स्थितियां पढ़ लिया। अब हम लोग का स्टार्टिंग होने जा रहा है कौन सा, तो जब वो दर्पण क्या हो, उत्तल हो। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि दर्पण हमारा उत्तल होना चाहिए। तो आइए लिख लिया जाए कि भाई दर्पण कौन है। तो हमने पीछे पढ़ा कि जब दर्पण अवतल हो, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, जब दर्पण, आप बताएंगे क्या होना चाहिए। तो जब दर्पण मेरा क्या होना हो, उत्तल होना चाहिए, उत्तल हो। तो देखिए हम जब वहाँ अपना लेक्चर 10 में पढ़े तो उसमें क्या किए कि एक अवतल दर्पण का चित्र बनाए, ठीक है। और वहाँ हमने देखा कि कौन कौन सा स्थिति है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब उस वस्तु को रखें तो उसके आधार पे प्रतिबिंब बने। तो ठीक वैसे ही हम एक उत्तल दर्पण का चित्र बनाएं और देखें कि कौन कौन सा स्थिति का निर्माण हो रहा है जहां वस्तु को अगर रखा जाए तो उसका क्या बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें एक उत्तल दर्पण का चित्र बनाते हैं और तब पता करते हैं कि कब वो स्थिति इसमें बनेगा। तो आइए चित्र को बनाया जाए। और चित्र बनाने के लिए आप जानते ही करते हैं हमारा ये रहा स्केल, लेकिन अब थोड़ा सा हम जो चित्र बनाएंगे उत्तल का थोड़ा पलट लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं क्या। तो देखिए अब तनी सा मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन फिर भी अच्छा हो। चलिए इस तरह से बनाते हैं ऐसे। और हम सभी जानते ही हैं कि हमारा जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, यानी कहें तो पेंट इसका अंदर की ओर रहेगा। क्या हमारा पेंट अंदर की ओर होता है। और इसका जो मुख्य अक्ष है उसको भी पार लिया जाए। तो इस तरह से हम देखें तो एक मुख्य अक्ष का निर्माण कर लें, ऐसे हो गया मेरा मुख्य अक्ष। अब एक दर्पण में जो पद होते हैं उसको पुट किया जाए, रखा जाए। तो इस दर्पण का यहाँ पर होगा क्या, ध्रुव, और कुछ दूरी पर इस दर्पण के होंगे फोकस, और उसके बाद हमारा इस दर्पण के होंगे सेंटर। ये तो इसके मुख्य पद में हमने रख दिया। अब हमको पता करना है कि जब दर्पण उत्तल हो तो वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है। ओके, तो आइए जरा देखें। अब हमको ये ध्यान देना है कि अगर कोई वस्तु इधर रखे, इस साइड में, मतलब कि पेंट वाला साइड में अगर रखे, इधर रखेगा तो इधर रखने से उसका इमेज नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा भाई, क्योंकि ये तो पेंट है और पेंट में भाई कहाँ से बनेगा, प्रकाश भी आएगा तो फिर परावर्तन तो होगा नहीं। इसका मतलब कि अगर इधर साइड से कहीं रखा जाए, फोकस पर रखें या सेंटर पे रखें या इनके बीच में रखें या ध्रुव और फोकस के बीच में रखें, तो इन स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा। आप चित्रों को देखकर समझ सकते हैं कि इधर अगर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका परावर्तक सतह तो इधर है नहीं, परावर्तक सतह तो इधर है, इधर से, और जिधर परावर्तक सतह रहेगा उधर ही ना चित्र उसका बनेगा, इमेज बनेगा। अब हम घर पर आईना ले रहे हैं, चेहरा देखने वाला, तो जिधर से हमारा चेहरा दिखता है उधर से देखेंगे। अब कुछ महान इंसान पलट के देखे तो उनका चेहरा थोड़े उसमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो वही बात है कि कोई ऐसा इंसान आए और कहे कि हम हेने से चेहरा देखेंगे, तो भैया वो भूत दिखाई देगा, हमको तो नहीं लगता कि उसका चेहरा दिखाई देगा। तो इधर से हमें देखना जरूरी है ना। तो आइए इधर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो इधर जब आ रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या बनता है, अनंत बनता है। तो हमको एक ऑप्शन दिख रहा है कि अगर ध्रुव और अनंत के बीच रख सकते हैं,
रख सकते हैं कि नहीं। और एक और ऑप्शन बनता है कि अनंत पर रख सकते हैं। हमको तो यहाँ दो स्थिति दिख रहा है स्पष्ट रूप से। कैसे कि एक ध्रुव है और एक क्या है अनंत, तो इन दोनों के बीच में रखेंगे तो भी इमेज बनेगा। बनेगा या नहीं भाई बोलिए। अब आइए दूसरा स्थिति। तो दूसरा स्थिति यहाँ पर, यानी अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर पोजीशन एक बना और एक अनंत पर, यानी ये उत्तल दर्पण, मतलब ये जो दर्पण है ये दो स्थिति में इमेज बना सकते हैं। कहाँ कहाँ, तो एक अनंत और ध्रुव के बीच जब वस्तु स्थित हो, और एक फाइनली देखा जाए तो एक अनंत पर स्थित हो, तब तो हमारे लिए काफी सिंपल हुआ भाई। क्यों? क्योंकि अवतल जी में तो हमने 6 गो चित्र निर्माण किया और यहाँ तो 2 गो है, काफी मस्त है। तो चलिए शुभ काम में देरी का किए जाए। तो आइए हेडिंग डालते हैं, पहला स्थिति कहाँ, आप चित्र देखकर बताएंगे स्थिति पहला कहाँ लिखा जाए, बोलिए भाई। स्थिति 1 के तरफ बढ़ते हैं, तो कहिए कहाँ चले। ओहो माय गॉड, ये भी ना हमारा तीर धनुष गिर रहा है तीर धनुष कर रहे हैं। तो बोलिए चित्र देखकर बोलिए। तो स्थिति तो लिख सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, ध्रुव और अनंत के बीच, तो शॉर्ट में लिख दे क्या, P और अनंत के बीच। हाँ, जब वस्तु ध्रुव और अनंत, अनंत का ऐसे सिंबल दे देते हैं, ओके। तो जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच क्या हो भाई, तो स्थित हो, यही ना। कहिए हाँ या नहीं, चित्र को देखकर बोलिए। अब शांत बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, बिना बोले तो कुछ होता नहीं है। तो देखिए जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो, यानी कि हमको लग रहा है ये वाला पोजीशन है, तो अब हम कुछ इसमें लिखना चाहेंगे, थोड़ा बहुत अपना विचार डालना चाहेंगे अच्छा लगने के लिए, ताकि शोभा दे, कामों को करे तो अच्छे ढंग से करें, नहीं तो लिखिए बोलते हैं इसमें। अब हम क्या बोलेंगे, आप चाहेंगे तो खुद से भी लिख सकते हैं, पीछे आपको सब कुछ बता दिया गया है भैया। पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण सीख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जब वो क्लियर होगा ना तब तो ये तो आसान लगेगा। कहा जाता है कि भारी काम कर लेने से आसान काम अपने आप हो जाती है। तो हम लोग 6 गो स्थिति का बना लिए, तो समझिए कि मेरे लिए भारी काम था इसके तुलना में देखा जाए तो, तब तो भैया ये तो आसान काम हो गया। तो इसमें आप बातों को लिख लेंगे जो लिखना होगा। और अब चलते हैं एक वस्तु को रखकर इसका प्रतिबिंब निर्माण देख लिया जाए। तो चलिए इसी चित्र पर बना लेते हैं। अब दोबारा चित्र जो हम निर्माण करेंगे इसी पर क्लियर करते हैं। तो आइए देखा जाए कैसे बन रहा है भाई। सब कुछ तो मेरा ठीक ठाक है। वस्तु का नाम बोलिए क्या रखा जाए, तो वस्तु मेरा रख देते हैं यहाँ पर, वस्तु को रख दें A और B। अब इसका इमेज बनाया जाए, तो हमने तो सीखा है शुरू से कि एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। तो एक को ले लीजिए भैया मुख्य अक्ष के समांतर, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है ऐसे लग रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलिए लेके आ रहे हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर गया किरणें, तो हमको तो पता ही है कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन होगी तो फोकस से गुजरती है। लेकिन ये तो दर्पण मेरा उत्तल है, और ये दर्पण किया क्या, इसको उधर के तरफ परावर्तित कर दिया, इधर क्षेत्रों में ऐसे, ठीक, इधर के क्षेत्रों में क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। तो इसमें तो फोकस पर काटा नहीं वास्तविक में, लेकिन अगर कल्पना करेंगे ना तो कुछ फोकस के तरफ यहाँ पर डॉट डॉट जाएगा। अब थोड़ी फोकस को इधर बढ़ा लीजिए भाई। हाँ, अब हाथों से कर रहे हैं डॉट डॉट। अब स्पेशली मापे नहीं थे हम कि नहीं यहाँ पर होगा ना। तो देखिए अवतल में तो हमारा वास्तविक बनता था फोकस,
लेकिन इसमें काल्पनिक बनता है, ये सब जानकारी आपको पिछले लेक्चर में मिलेगा। तो इस तरह से तो एगो हमने किरण ले लिया, वस्तु का भी इमेज प्राप्त हुआ नहीं, तो दूसरा किरण कैसे लिया जाए, दूसरा किरण कैसे लिया जाए जरा बताएं। तो दूसरा हम लेके चलते हैं सेंटर के दिशा में। किसके दिशा में? सेंटर के दिशा में। देखिए सेंटर के दिशा में अगर लेके चलेंगे तो क्या होगा बताइए। सेंटर के दिशा में जब हम किरणों को ले जाते हैं तो होता क्या है कि भाई ये परावर्तित हो जाएगा अपने ही तरफ। इधर से जो किरण जा रही है इसका मुख्य रूप से जाने का इरादा कहाँ है? सेंटर के दिशा में है। मन में अपने मान लीजिए कि ये किरण कहाँ जा रही है, तो सेंटर के दिशा में। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है कि सेंटर के दिशा में जाने वाली किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। तो ये तो भैया लौट आई, रियलिटी में गए नहीं, लेकिन हम कल्पना करें कि भैया सेंटर की तरफ गई है। कल्पना कर लीजिए, सपना देख लीजिए कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, और मान लीजिए कि हम उड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सपना तो देख लेंगे ना कि अच्छा वाह। तो देखिए जब कल्पना किए तो वस्तु पर यहाँ पर दोनों कल्पना काट दिया पॉइंट, और जो दोनों का कटान हो रहा है बिंदु, कटान बिंदु, वो वास्तविक कटान से बन रहा है कि डॉट डॉट से, काल्पनिक से। तो देखने से तो साफ जाहिर हो रहा है कि काल्पनिक से बन रहा है। तो भाई इसका इमेज भी तो काल्पनिक से ना बनेगा जी। इमेज को देखिए काल्पनिक से दर्शा दिए, और इसका नाम रख देंगे ए डैश और बी डैश। थोड़ा सा इसको और ऐसे कर दें अच्छा लगने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर एक वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, ध्रुव और अनंत के बीच, और जब वो वस्तु कहाँ रखी गई है? दर्पण के सामने। और वो भी कौन दर्पण है जी? तो उत्तल दर्पण है। तो जब एक उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच होती है तो इसका इमेज देखिए कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बन रहा है। चित्र को देखने से पता चल रहा है कि काल्पनिक बन रहा है। ये सब चीजें आपको समान रूप से दिख रही है नहीं? ठीक, तो काल्पनिक बनता है और क्या सीधा बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है। रियलिटी है या नहीं चित्रों के माध्यम से? तो आइए इसको हम लिखना शुरू करें। पहले आप चित्र को निर्माण करिए और तब नंबर डाल के लिखिए। अगर आप चाहेंगे तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो पहले चित्र को बनाइए तब हम बोलते हैं। तो चलिए अब लिखा जाए ना। लिखिए, पहला बात बोल रहे हैं। पहला में लिखेंगे क्या? ऐसे आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बट अब हमको बोलना जरूरी है क्योंकि आप कहेंगे कि सर आप बोलिएगा तो अच्छा लगता है। ठीक है भाई, अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो देखिए पहला क्या बोल रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। पहला में वस्तु का लिख दे क्या? लिख सकते हैं आप, लिखिए। कम से कम 10th के विद्यार्थी हो गए जी, सब हम ही करेंगे, तो आप कुछ तो मेहनत करिएगा जी। तालियां दोनों हाथ से बजनी चाहिए ना। तो आप करेंगे ना हम तो एक ही हाथ से ठोक के बजाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा, ये आप मनमानी करेंगे। तो पहला में हमने क्या लिखा कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और स्टार्ट किया जाए, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखा जाए, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। दूसरा बात में क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। ये पॉइंट या बात नंबर कहें तो दूसरा था। पॉइंट्स दूसरा समझ लीजिए। अब शुरू करते हैं तीसरा। सॉरी, नंबर 2 डाला जाएगा क्या? तीसरा। तीसरा में फाइनली कर देना। तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है तथा दर्पण के पीछे बनता है। ये तीसरा में लिख लेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है तथा दर्पण के पीछे बनता है। तो ये पहला स्थिति हमारा समाप्त हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं स्थिति नंबर 2 की तरफ। तो चलिए हेडिंग डाल लिया जाए इसको। एकदम मस्त है ना ये, देखा जाए तो। आइए डिलीट मारें इसको भी।
चित्र तो फिर से बनाना पड़ेगा ही। तो आप सब भी चाहेंगे तो बता सकते हैं क्या स्थिति 2 क्या है मेरा, बताइए। हम तो यही कहेंगे कि आप कुछ तो हेल्प करेंगे। स्थिति 2 में हम हेडिंग डालेंगे कि जब वस्तु, क्या जी, जब वस्तु, ठीक है, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। चलिए अब हमारा स्थिति इसे कहें तो ये फाइनली है, नहीं, अब हमारा एक तरह से ये फाइनली हो गया, क्लियर हुआ। तो वस्तु अनंत पर स्थित हो तो भैया पहले चित्र तो बनाना पड़ेगा। तो आ जाइए हमारे चंद सितारे जी, उल्टे फिगर बना दें ऐसे, लेकिन ये बड़ी मस्त बन रहा है, इसे नहीं, आराम से मस्त ऐसे, वाह। और इसी अगले इसका मुख्य भी खींच दें, ऐसे कर दिया जाए, ठीक। और पेंटिंग डेंटिंग कर दिया जाए तो पेंटिंग ऐसे आराम से कर दिया जाए, ठीक। यहाँ पर इसका ध्रुव होंगे और ये तो हमारे फोकस और ये उन पर सेंटर, ठीक। और इधर क्या रहता है मेरा, अनंत रहता है। तो हमारा स्थिति 2 का क्या रहा है जरा बताएं। स्थिति 2 कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब कहें क्या, इधर स्थित हो। तो हम तो जानते हैं भैया कि अनंत वाली चीजें हम तो समझते नहीं है कि वो कहाँ है कैसा है, कह दिया अनंत, जिसका आदि ना अंत। तो अब हम उस अनंत वाली चीजों को कैसे कल्पना करेंगे कि इसका इमेज बनाए। तो अनंत पर स्थित वस्तु से किरणें तो आएंगी, क्योंकि उधर से मान लीजिए कि कोई प्रकाश की वस्तुएं हैं, सपोज कोई चंद्रमा है, कोई सूर्य है या कोई तारा है, वही मेरा वस्तु है। तो उसका इमेज कैसे बनेगा, तो उधर से जो भी आएगा ना प्रकाश, वो समांतर आएगा मुख्य अक्ष के, और प्लस में प्रकाश जो आती है वो टेढ़ी मेढ़ी तो आती नहीं। प्रकाश का गमन मार्ग कैसा होता है, तो सीधी रेखा में। ये सब हम लेक्चर 1 में बताए हुए हैं, आप लोग बस आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे तो बड़ी ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए अब अनंत से आ रही है किरणें, कहाँ से आ रही है, अनंत से। तो अनंत से इधरों से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, नहीं मात्र इस डायरेक्शन से। अब कहेंगे सर कहीं से है नहीं, उसे ला देखा, उन्हें से काहे लाइएगा, आप जानते हैं कि पेंट किया गया है, तो फिर क्यों। चलिए इधर से लेके चलते हैं, काम इधर से शुरू करते हैं भाई। तो अनंत से जब है तो लाइए इस तरह से, अनंत से आ रही है, ठीक, अनंत से आई। एक और हेनियो ले लीजिए, इधरों जा रही है अनंत से। अब टेढ़ा मेढ़ा तनी से पराया होगा तो मत खिसिएगा आप लोग कि सर का आप करवा दे रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा करवा दे रहे हैं, इस बात से हम गुस्सा हो जा रहे हैं, टेढ़ा चीज़ें अच्छा नहीं लगती। तो भाई अब हम क्या करें, स्केलो भैया हैं तो फिर बोर्ड का एंगल नहीं देखिए ना, रुकिए रुकिए रुकिए, तो रुकिए, ज़्यादा टेढ़ा ठीक नहीं लग रहा था, हाँ अब कुछ बेटर लग रहा है, मस्त, हाँ वाह सर वाह, बनाए हैं एक पीस। तो देखिए अब हम जानते हैं कि भाई साहब ये लोग तो गए अनंत से आते हुए और दर्पण से टकराएंगे तो ये लोग अपना चलेंगे घरे द्वारे, नहीं आराम से मस्त है निकल जाएंगे एगो भैया, और ये ऊपर वाले किरण कहेंगे हम निकल जाएं, ऐसे ये भाग जाएंगे है, ये भी निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं दोनों किरणें तो काटी नहीं, वास्तविक में ये भी और ये भी दोनों काटी ही नहीं, तो इमेज नहीं बनेगा जी, कल्पना में बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, कल्पना में। तो आइए जरा कल्पना करते हैं, पीछे किरणों को बढ़ा के देखते हैं, ये मस्त डॉट डॉट फोकस पे, इनको भी देख लें बढ़ा के पीछे, तो ये मस्त डॉट 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 एकदम फोकस पे गया।
यानी कि इस चित्र को देखने से क्या सीख मिला, और कोई हमसे कहे कि जरा इस चित्र को देखकर बताएंगे कि क्या क्या आपको लिखने को मिल पाएगा। तो हमारा वस्तु जो है ना किधर है, अनंत के तरफ है। अगर वस्तु तो दिखाई हम नहीं दे पाए, इधर हम समझ लीजिए कि ये वस्तु है, और वस्तु मेरा क्या है किधर, अरे कैसा लिख दिए, तनी अच्छा दिखे, हाँ ये, हाँ मस्त ऐसे। तो वस्तु तो मेरा अनंत पे है ना, तो अनंत पे जब है और इसे किरणें आ रही हैं तो भाई समांतर आ रही हैं, तो एगो हम इधर से किरण ले लिए, एगो इधर से। अब ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं अपना परावर्तित हो गई दर्पण से, और कल्पना में फोकस पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। एक बात और, जब एक वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। और कैसा बन रहा है भाई, पहला लिख लेंगे कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। पहला बात लिखना चाहेंगे तो लिखिए जल्दी, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा बात, दूसरा में यही है कि प्रतिबिंब जो है हमारा क्या है, डॉट डॉट से मिल रहा है यानी काल्पनिक बनता है। तो लिख लेंगे दूसरा में कि प्राप्त प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। थोड़ा और अच्छा लगने के लिए बोल दे इस तरह की बातें। दूसरा में क्या लिखेंगे, प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा काल्पनिक होता है। यहां तक क्लियर। और अब तीसरा में बातों को मस्त रख लिया जाए, तो लिखिए क्या बोल रहे हैं कि प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब कितना छोटा, कितना छोटा सर, तो एकदम छोटा, ऐसे बिंदु की तरह। तो लिख सकते हैं कि प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, अर्थात बिंदुवत होता है, और दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से हमारा स्थिति नंबर 2 समाप्त हुए, और हमने देखा कि ये दो स्थितियों में इसमें इमेज काल्पनिक ही बना, इसमें वास्तविक नहीं बना। तो इस बात से हमारे पास एक नॉलेज प्राप्त हो गया कि उत्तल दर्पण हमेशा एक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। एक बात आपको इसमें छोड़ दिया गया कि सर उल्टा बना था कि सीधा बना था, तो हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण एक वस्तु का इमेज सीधा बनाता है, हमेशा के लिए काल्पनिक भी बनता है और सीधा भी बनता है। यही बात अवतल में चले जाएं तो अवतल में एक को छोड़ाकर बाकी के बाकी वास्तविक और उल्टा बना था। तो इस तरह से हमारा स्थिति 2 भी समाप्त, और एक गोलीय दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब निर्माण समाप्त किए। चाहे वो दर्पण अवतल था वो भी पढ़ लिए, और ये दर्पण उत्तल हो उसको भी पढ़ लिए। तो अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया जाए, तब तक इसको आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए आगे की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। चीज़ है कि है क्या भाई, इसको मिटाया जाए, इसको मिटा देते हैं, तब तक चीज़ें अब आगे की तरफ पढ़ा जाए। ठीक है। तो देखिए एक आपको जानकारी बता दें कि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चिन्ह परिपाटी। उसका नाम क्या है, चिन्ह परिपाटी। लेकिन उस टॉपिक को अगर हम इसमें कवरेज करें, मतलब इस वीडियो में डालें, तो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा जानकारियाँ। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी का एक स्पेशली वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं। ठीक है, हमने हर एक चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को बनाया है। फिजिक्स के हमारे 10th में जितने भी चैप्टर हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो के आप हमारे चैनल में देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको आंकिक प्रश्न का स्पेशलिस्ट प्लेलिस्ट बनाया गया है ना। वहाँ से आप क्या करेंगे कि देखेंगे उस प्लेलिस्ट में कि चैप्टर वाइज आंकिक प्रश्न हैं। पहला चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल बनाए गए हैं आपको उसमें मिलेंगे।
तो उन्हीं न्यूमेरिकलों को बनाने के लिए हमने क्या किया, वहाँ पर आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए वहाँ पर चिन्ह परिपाटी की नॉलेज दिए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अब हम चिन्ह परिपाटी को यहाँ पर जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। अब हम इसके अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखना ज़रूरी है। उसके लिए हम वीडियो में उसका लिंक भी डाल देंगे, आप उसे स्पेशलिस्ट तौर पर क्या कर लेंगे, उसे समझकर और अपने फेयर पर उतार लेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है दर्पण सूत्र, और ये बहुत ही VVI है हमारे एग्जाम के लिए। 10th क्लास के बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इस बार के एग्जाम में भी हमें लग रहा है कि पूछे हैं, चाहे वो लेंस से संबंधित आ जाए, लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र, इनके लिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो 5 नंबर के बनता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक डालने वाले हैं, यानी जिसका हम स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम क्या है, दर्पण सूत्र। तो चलिए हेडिंग डालें, दर्पण सूत्र। कौन सूत्र भाई बोलिए तो, दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फार्मूला। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो आप प्रश्न लिख सकते हैं इस तरह से। प्रश्न लिखेंगे, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, इसे साबित करें या सिद्ध करें। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करें। लिख ही दे क्या, अच्छा रहेगा लिख ही दे, नहीं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। अभी ये तो काम रह गया है हमको लिखना और आप लोग को भी देखना। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, सिद्ध करें। लिख लीजिए इस बात को। और ये भाई प्रश्न 5 अंक के लिए बहुत VVI है, आप इसको गौर फरमाएंगे कि भाई 5 नंबर के लिए भी है, VVI भी है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखिए। तो नाम क्या है, दर्पण सूत्र, और इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। अगर आप इस पर प्रश्न बनाना चाहेंगे तो ये हमारा प्रश्न है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो आइए अब हम दर्पण सूत्र का एक अपना छोटा मोटा डिफिनेशन के तौर पर निर्माण किया जाए। तो इसको मिटाएं, इसको मिटा दिया जाए। तो देखिए थोड़ा सा ऐसे इसका कोई खास अपना डिफिनेशन नहीं बनता, लेकिन एक समझने के लिए डिफिनेशन बना लिया जाए। इसका आंसर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए पहले समझा दें कि एक F होता है पद में, एक U होता है और एक V होता है, 3 तरह के। ये तीनों पद को जानेंगे तो दर्पण सूत्र में ये प्रयोग होने वाले हैं। तो ये जो हमारा F है, इनका नाम है फोकस दूरी। क्या नाम है इनका भाई बोले तो, फोकस दूरी है F। और ये जो U है ना, इनको बोलते हैं वस्तु दूरी। बोलिए इसको क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। और ये जो मेरा V है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, ऐसे प्रतिबिंब दूरी। इसको जानना बड़ी जरूरी है, ताकि दर्पण सूत्र में ये पद आएंगे तो फिर वहां बार बार हम पुकारेंगे तो आप सोचेंगे सर क्या पुकार रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उस तरह से अच्छा लगेगा नहीं। तो एक मेरा F जो है क्या डिनोट करता है, फोकस दूरी। U क्या संकेत करता है, वस्तु की दूरी। और V क्या संकेत करता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो अब इतना बातों को समझने के बाद काम अपना शुरू करें। इसे मिटा रहे हैं, आपको लिखना होगा तो आप साइड में इसे लिख सकते हैं।
रफ पर, या अलग से आप इसे लिख सकते हैं कि एफ क्या है। बोलिए तो एक बार कैसे लिखवाए हम इधर से। हाँ चलिए बोलिए, एफ क्या है मेरा, बोलिए फोकस दूरी। यू क्या है, वस्तु दूरी। और भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो आपने सही बोला। तो आइए इसको मिटाते हैं इसको मिटा लिया जाए। तो देखिए इस प्रश्न का हम आंसर दे रहे हैं। बोले एक बार बोल देते हैं। वह सूत्र, कौन सूत्र, वह सूत्र जो एक वस्तु दूरी u, वह सूत्र जो एक वस्तु दूरी u, कोमा प्रतिबिंब दूरी v, ऐसे जब लिखेंगे ना, वह सूत्र जो वस्तु दूरी, तो ब्रैकेट में लिख देंगे u। एक बार और सर बोल दीजिए ना, फिर बीच बीच में घबरा जा रहे हैं, सोच रहे हैं भैया समझना जरूरी है, लिखना छापने से मतलब नहीं है, समझिए। आइए क्लियरली बोल दे रहे हैं। वह सूत्र जो वस्तु दूरी u, कोमा प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध बताता हो तो उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मन में क्वेश्चन आ जाए कि सर u v f इसका तो संबंध लेंस में भी होता है, तो वहाँ कैसे कहेंगे, टेंशन है ना। तो आप इसके डिफिनेशन देते समय दर्पण लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। चलिए एक बार दर्पण लगा के बोलते हैं। वह सूत्र जो एक गोलीय दर्पण में, वह सूत्र जो एक गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, कोमा प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध बताता हो तो उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। ये एक छोटा सा डिफिनेशन तैयार किए, कहते हैं आप इसको इस तरीका से लिख लिए होंगे बातों को। खड़ी पाई देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे कि जो निम्न है, कहते हैं जो निम्न है। निम्न का मतलब नीचे, अब हम दे रहे हैं दर्पण सूत्र को, लिख रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई खाना पीने वाला सामान है क्या कि हाँ सर दीजिए, तो लिख रहे हैं ना। तो जो निम्न है कितना होता है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। आप इसे रिपीट करना चाहेंगे, रिपीट कीजिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही हमारा दर्पण सूत्र होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि दर्पण सूत्र बताइए तो हम कितना बोलेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरह से हम दर्पण सूत्र को बोलेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा कि जहाँ f क्या होता है, तो इसमें हम लिखवाए होंगे कहीं बातें, फोकस दूरी, v क्या होता है जी, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या होता है, वस्तु दूरी। तो इस तरह से हमारा ये दर्पण सूत्र की छोटी सी जानकारी समझ में आई। अब हमारा क्वेश्चन में करा कि सिद्ध करें, अरे बात समझ में, सिद्ध करेंगे, टेंशन ना लें। थोड़ा एक बात को समझ लीजिए कि कहीं कहीं हम देखते हैं ना बुक में कि इतना बराबर इतना ना देकर ऐसे दे रखा है, ऐसे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही ना सोच रहे हो कि सर ये से भी दे रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। कान इस तरफ पकड़ें या कान इस तरफ पकड़ें, बात तो कान पकड़ने की है। तो जस्ट तो वही है कि इतना बराबर इतना कहें या इतना बराबर इतना कहें, बात तो इक्वल है। सोचने वाले के नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से दर्पण सूत्र हमारा हो गया, और इनके पदों के बारे में भी बता दिए कि कौन क्या संकेत कर रहे हैं। अब आइए अपने मुद्दे की बात पर कि सर इतना सिंपल है क्या, तो ये सिंपल नहीं है, ये छोटा सा टेलर था। अब हम फिल्म शुरू करेंगे सिद्ध करने का, और उसी में थोड़ा मेहनत हमें करना है। ऐसा नहीं कि भारी है, भारी नहीं है भाई, मेहनत ज़्यादा है। मनुष्य से ज़्यादा भारी क्या हो सकता है बताइए। मनुष्य के सामने ऐसा कोई चीज़ जल्दी भारी नहीं रहता, उसे हल कर लेता ही है। तो
हमें मन में भारी नहीं मानना है ना। आइए सिद्ध करते हैं इसको। तो पहले बातों को समझ लें। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, यहाँ पर क्या लगा है, दर्पण, इस बात का ख्याल रखिए। और फिर प्रश्न करें कि सिद्ध करें। तो भाई अब बताइए कि दर्पण का तो कौन दर्पण, बोलिए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है गोलीय दर्पण। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, किस दर्पण की बात सोचेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण। आज जैसे ही गोलीय दर्पण सोचे तो मन में तो दो विचार आया, क्या क्या, एक आया अवतल दर्पण और एक आ गया उत्तल दर्पण। तो अब हमें सिद्ध करना होगा किसमें, या तो अवतल दर्पण में या तो उत्तल दर्पण में। यानी कि अवतल दर्पण के लिए यही फॉर्मूला होता है और उत्तल दर्पण के लिए यही फॉर्मूला होता है। मतलब कि अब ये नहीं है कि अवतल के लिए अलग रखेंगे, नहीं, अवतल दर्पण के लिए भी वही फॉर्मूला और उत्तल के लिए भी वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इनको सिद्ध करेंगे क्या, तो एक बार इनको सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में और एक बार इनको सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में।